तेज प्रताप बगैर किसी पर ध्यान दिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। सारी तैयारियां कराकर उसने सबसे प्रशांत जी और मिताली जी की शव यात्रा के लिए तैयार रहने के लिए कहा। वह प्रशांत जी और मिताली जी की अर्थी की सारी तैयारियां करा के वह वहां से उठा ही था। उसने सामने से देखा तनु शिल्पा के साथ आ रही है। तनु की हालत बहुत खराब दिख रही थी। ऐसा लग रहा था वह बस बेहोश होने वाली है। वह तनु को संभालने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसने देखा तनु बेहोश होने वाली है। शिल्पा उसे संभाली हुई थी। वह तेज कदमों से उन दोनों की तरफ आने लगा। शिल्पा का ध्यान भी तेज प्रताप की ओर गया। वह आश्चर्य से भर गई है, उसे नहीं पता था तेज प्रताप भी वहां है। इतने सालों बाद तेज प्रताप को देखकर शिल्पा बहुत खुश हुई, पर तेज प्रताप का ध्यान शिल्पा पर ना होकर सिर्फ तनु पर था। उसने शिल्पा को इशारा किया कि तनु बेहोश होने वाली है, उसे संभालो, पर शिल्पा उसकी बात को नहीं समझ पाई। तनु बस गिरने ही वाली थी, तभी दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। वहां बहुत मेहमानों की भीड़ थी। तेज प्रताप ने तनु को अपने हाथों में उठा लिया। तेज प्रताप ने शिल्पा से पूछा, तनुजा का रूम किधर है? शिल्पा ने ऊपर की तरफ इशारा किया। दोनों उस तरफ जाने लगे। सारे मेहमान आश्चर्य से सिर्फ तेज प्रताप और तनुजा को देख रहे थे। तेज प्रताप उसे लेकर उसके रूम में चला गया। उसने उसे बेड पर लेटाया और शिल्पा को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर उसने डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर को तनुजा के घर आने का बोलकर वह वापस शिल्पा की तरफ मुड़ा। तेज प्रताप और शिल्पा कई सालों बाद मिले थे। उनका प्यार उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। भले ही तेज प्रताप और शिल्पा एक दूसरे से बहुत दूर थे, मगर उनके दिल में एक भाई और बहन का प्यार कभी कम नहीं हुआ था। हर दिन दोनों एक दूसरे को याद करते थे। उसने शिल्पा से कहा, शिल्पा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कितने सालों बाद तुम्हें देखा है, परंतु अभी हालात ऐसे हो गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास पिटारा भरा पड़ा है। तुम यहाँ तनु का ध्यान रखना, मैं शमशान घाट की तरफ जा रहा हूँ। अभी डॉक्टर आती होंगी, तनुजा का इलाज कराना। मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। फिर वह शव यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसने प्रशांत जी और मिताली जी की अर्थी को कंधा दिया और शव दाह करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के बाद तनु के घर वापस आया। बाकी सभी मेहमान वापस जा चुके थे। उसने कुछ नौकरों का वहां बुलवाकर घर की सफाई में लगवा दिया। वह तनु के कमरे में आया। अभी भी तनु बेहोश थी। उसने शिल्पा से तनु की तबीयत के बारे में पूछा। शिल्पा ने बताया, डॉक्टर ने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है। शायद कई दिनों से लगातार नहीं सोने के कारण और चिंता के कारण ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कहा है नींद पूरी होने के बाद इसे थोड़ा रिलैक्स लगेगा, इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया है। शायद इसकी नींद सुबह ही खुलेगी। फिर तेज प्रताप ने शिल्पा से पूछा, मुझे नहाना है क्या और कोई रूम है जहां मैं अभी रुक सकूं? इस पर शिल्पा ने कहा, भाई तुम यहीं रुको, क्योंकि मुझे घर जाना है, मम्मी को भी देखना है, पापा भी अभी यहीं थे। आप कहेंगे तो मैं कल सुबह आ जाऊंगी, तब तक आप यहाँ तनुजा के साथ रुक जाए। ये भी अभी बेहोश है और इसके साथ कोई नहीं है। पापा हॉस्पिटल में मोहित के पास जाएंगे और मैं माँ के पास रहूंगी। अभी तो आप रहेंगे ना? पहले तो तेज प्रताप कोई बहाना बनाना चाहता था, पर जब कोई चांस ही नहीं बचा तो उसने कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा चली गई थी। तेज प्रताप ने घर में कुछ नौकरों को रोकने कह दिया था, मगर उसने उन्हें खाना बनाने नहीं कहा था, क्योंकि तेज प्रताप को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं था। और वह तनुजा के साथ वहीं रुक गया। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी से अपना बैग लाने को कहा। ड्राइवर उसका बैग लेकर घर आया और नौकर ने उसे तनुजा के रूम में पहुंचा दिया। उसने अपना बैग खोला और बैग से अपने कपड़े निकाले। वह शावर बात के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर बात लेते लेते तेज प्रताप के मन में बहुत सी बातें घूम रही थीं। उसे तनुजा के घर में बहुत अजीब लग रहा था। बार बार उसे लग रहा था कहीं तनुजा उठ ना जाए। यदि उठ गई तो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। मैं भी कैसा बेवकूफ की तरह उसके रूम में रुक गया हूँ। वह नहाकर आया तो उसका ध्यान तनुजा पर पड़ा। वह बेड पर पलटकर पलंग के किनारे आ गई थी। उसका एक हाथ पलंग से नीचे लटक रहा था। उसने अपने हाथों में ब्रेसलेट पहना था जिसमें स्टार लगे हुए थे। वह हल्की रोशनी में चमक रहे थे। सोते हुए भी वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसका गेहुआ रंग हल्की मध्यम रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। तेज प्रताप ने ध्यान से तनुजा को देखा और उसके दिल में ना जाने क्यों एक शायरी आ गई। खुदा ना करे पर अब लगने लगा है, मैं तेरी खूबसूरती पर नहीं, शायद तेरी सादगी पर मर मिटूंगा। क्यों बार बार तुम मेरे रास्ते में आ जाती हो? जितना दूर जाना चाहूं उतना ही करीब ले आती हो। हुस्न वालों ने जलवे बहुत दिखाए हमें, पर जाने क्यों डरने लगा हूँ। कहीं तू जीना ना सिखा दे, क्योंकि मुझे मरने का जो शौक है। उद्धरण चिन्ह। उसने तनुजा को पलंग पर फिर से सीधा लेटाया और चादर ओढ़ा दी। फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा।
उसके अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी। अचानक उसे घबराहट होने लगी, उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह कोई चोरी कर रहा है। उसने अपना ध्यान तेजी से तनु की ओर से हटाया और अपना सिर झटका। उसने अरुण को फोन करके मोहित का ध्यान रखने को कहा। वो मीटिंग को छोड़कर सीधा जर्मनी से दिल्ली आया था। तब से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख भी लग रही थी और अब थकान के कारण उसके सिर में भी दर्द होना चालू हो गया था। सारे नौकर भी साफ सफाई करके जा चुके थे, सिर्फ एक दो को छोड़कर। वह किचन में गया, उसने देखा वहां खाने का तो बहुत सामान है, पर ढूंढने में टाइम लग रहा था। उसने एक नौकर को आवाज लगाकर पूछा, क्या तुम्हें पता है खाना बनाने का कौन सा सामान यहाँ कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। नौकर ने कहा, नहीं सर, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। फिर तेज प्रताप ने उसे जाने के लिए कहा। उसे नहीं पता था कौन सा मसाला किधर रखा है, नमक किधर है, मिर्च किधर है। फिर उसने मैगी का एक पैकेट देखा। फिर उसने पैन में पानी लेकर अपने लिए मैगी बनाई। उसे मैगी खाना भी पसंद नहीं था, पर आज उसे इसी से काम चलाना था। उसे होटल का खाना भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने बाहर से भी ऑर्डर नहीं किया था। उसे पता था तनु अभी बेहोश है, इसलिए उसने सिर्फ अपने लिए बनाया। वह मैगी लेकर रूम में आया। तनुजा का रूम बड़ा और खुला हुआ था। उसके रूम में बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां थी, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। पर्दे लहलहा रहे थे, रात भी गहराने लगी थी। तेज प्रताप का सिर दर्द कर रहा था और उसे नींद भी आने लगी थी। वह तनुजा के पास की टेबल में बैठा मैगी खाने लगा। हालांकि उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वह बेमन से उसे खा रहा था। उसे सीधा खाना पसंद था, पर आज उसने अपने लिए मैगी बना ली थी। खाने के बाद बाउल किचन में रखकर आने के बाद उसने पानी पिया और वापस रूम में आया। उसे वहां रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वह रूम में फिर वापस आया। उसने देखा तनुजा चादर एक और फेंक कर आराम से बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसने मन में कहा, ये लड़की सोते समय भी ठीक से नहीं रहती। तनुजा अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वह तनु के पास आया, उसके सिर पर हाथ रखकर उसने चेक किया कहीं उसी फीवर तो नहीं आ गया है। फिर उसे चादर उड़ाकर वह बेड के पास रखी हुई काउच पर सोने चला गया। तेज प्रताप तनु के साइड से तकिया लेकर काउच पर सोने जा ही रहा था, तभी नींद में तनु मम्मी पापा बोलकर जोर से चीखने लगी। बेहोशी की हालत में भी उसके आंसू आंखों से बहने लगे। उसकी आंखें नहीं खुली थी, पर आंखों के कोनों से गिरते हुए आंसू दिखाई दे रहे थे। वह अचानक ही बड़बड़ाने लगी, मम्मी पापा आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर मत जाए, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसके जोर से चीखने से तेज प्रताप अचानक चौंक गया। उसने मन में सोचा, ये लड़की लगता है रात भर मुझे सोने नहीं देगी। लगता है उसे नींद में बड़बड़ाने की आदत भी है। कितना अच्छा होता मैं अभी होटल में होता, कम से कम चैन से सोने तो मिलता। एक तो यहाँ काउच पर सोना पड़ रहा है, ऊपर से लड़की ठीक से सोती भी नहीं है। इतनी देर से पलंग पर मछली की तरह घूम रही थी, अब लगता है रात भर मुझे भूत बनकर डराएगी भी। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी लड़की के पास क्यों फंसा दिया? ये जब चाहे तब गिरती पड़ती रहती है, बिस्तर पर भी मछली जैसे सोती है और रात में बड़बड़ाती भी है। पता नहीं और इसकी कितनी खूबियां हैं। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, वह थका हुआ भी था, इसलिए उसका चिड़चिड़ाना जारी रहा। उसने तकिया उठाया और अपने सिर को उससे दबा लिया। वह अभी थके होने के कारण तनु के पास जाना नहीं चाहता था। उसने ना तो ये ध्यान से सुना था कि वह क्या बड़बड़ा रही है, और ना ही उसने उसके आंसुओं पर ध्यान दिया था। कुछ देर बाद उसने तकिया हटाया और सोचा, शायद अब ये लड़की सो गई होगी। अब तनु के पास से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उसने सोचा, चलो अच्छा है, अब ये सो गई, मैं भी सो जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे बेचैनी सी लग रही थी, जैसे उसके दिल में किसी कोने में दर्द हो रहा हो। ऐसा पहली बार था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। ना चाहते हुए भी चिड़चिड़ाते हुए वह तनु के पास आया। उसने देखा तनु की आंखों के कोने से आंसू बह रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, पर इतना तो समझ में आ गया कि नींद में भी तनु का दर्द उसकी आंखों के कोने से बह निकला है। अचानक उसने अपनी आंखों में भी तनु का दर्द महसूस किया और उसकी आंखों से भी कुछ बूंद आंसू गिर पड़े। ऐसा क्यों हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह तनु के पास आकर बैठ गया। उसने तनु की आंखों से आंसू पोंछे। तनु फिर बड़बड़ाने लगी, मम्मी पापा आप कहाँ चले गए? मैं और मोहित अकेले हो गए हैं, आप मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ हैं आप? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप तनु की बातों को ध्यान से सुनने लगा। तब उसे पता चला तनु अभी भी प्रशांत जी और मिताली जी की मौत को भूली नहीं है। वही दर्द है जो उसकी बेहोशी की हालत में भी उसकी जबान और आंखों से निकल रहा है। पर उसके साथ क्या हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक अनजाना सा जुड़ाव तनु के साथ हो गया था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उद्धरण चिन्ह। वह तनु के सिर पर हाथ फेर कर उसे शांत कराने लगा, पर तनु जैसे शांति नहीं हो रही थी। उसके आंसू बहते जा रहे थे, वह सिसकती जा रही थी।
तेज प्रताप बहुत थका हुआ था और तनु भी शांत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था तनु को कैसे संभाले। अचानक तनु फिर जोर से चीखी, मम्मी पापा, और फिर बेहोशी में ही रोने लगी। पर इस बार तेज प्रताप ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। वह कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया था। उसे मन ही मन घबराहट भी हो रही थी। उसे बेहोशी की हालत में तनु को इस तरह पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, पर तनु की हालत को देखते हुए उसे यही ठीक लगा। तेज प्रताप के इस तरह संभालने के कारण तनु थोड़ी शांत हुई और उसने तेज प्रताप का कुर्ता जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तेज प्रताप ने कुछ देर सोचा, फिर वह उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और हाथ हटाने पर तनु वापस से सिसकने लगती थी। तेज प्रताप ने मन में सोचा, ये लड़की लगता है जागी हालत में मुझे कम तंगाती है, इसलिए यह पूरी भड़ास अभी निकाल रही है। सचमुच कितना आसान है शादी करना, पर कितना मुश्किल है इस तरह से निभाना। फिर वह वैसे ही उसके पास बैठा रहा। कमरे की खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगी। पर्दे धीरे धीरे लहलहा रहे थे। तेज प्रताप का सिर नींद के कारण बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। वहीं तनु ने कसकर तेज प्रताप का कुर्ता पकड़ रखा था। तेज प्रताप भी वहां ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद भी जब तनु उसे छोड़ने तैयार नहीं हुई, तो वह उसे लेकर वही बेड पर उसके पास लेट गया। उसने अपने एक हाथ पर तनु का सिर रखा और दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़कर लेट गया। उसने तनु को देखकर कहा, ओ मैडम, अब शांति से सो जाना। इसके बाद भी यदि तुम ऐसे ही हिलती डुलती रही और रोती रही तो तुम्हें रस्सी से बांध के यहाँ पंखे से लटका दूंगा। तुम नहीं जानती मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वहाँ जर्मनी से अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए इंडिया आया, दिन भर यहाँ मेहमानों के बीच लगा था। तुम्हें पता है तुम तो कितनी शांति से यहाँ मेरी बाहों में आराम कर रही हो, पर मुझे कितनी थकान लग रही है तुम्हें पता ही नहीं है, और एक तुम मुझे सोने भी नहीं दे रही हो। उद्धरण चिन्ह, लेकिन तुम इतनी तकलीफ में हो इसलिए तुम्हें अपने पास सुला रहा हूँ। आज तक जो मैंने किसी के लिए नहीं किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इसलिए गलत फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना और एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सो जाना। तेज प्रताप के मन में कई सवाल और कई बातें आ जा रही थी। वह बार बार सोचे जा रहा था, यदि तनु जाग गई और उसे इस तरह पकड़े देखेगी तो क्या सोचेगी। उसे तो मैं एकदम छिछोरा आदमी लगूंगा जो उसकी बेहोशी का फायदा उठाने उसके पास आ गया। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने सोचा, एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छूना शायद मेरे बस में नहीं, भले ही वह लड़की पत्नी ही क्यों ना हो। वैसे भी मैं यह नहीं जानता कि तनुजा मेरे बारे में क्या सोचती है, और उसके सोचने से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मुझे इस लड़की के पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हे भगवान, इस लड़की के पास आकर तो मैं फंसता ही जा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह अपने से किया वादा तोड़ना नहीं है और जल्द से जल्द इस लड़की से दूर जाना चाहिए। फिर एक विचार उसके मन में ये भी आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब तनु की आंखों में आंसू आए तो मेरी आंखों में भी क्यों आ गए। जब उसे दर्द हुआ तो मुझे भी क्यों हुआ। ऐसा जुड़ाव मुझे पहले किसी के साथ क्यों नहीं हुआ। क्या ये कोई जादू टोना जानती है जो अपनी तरफ खींचे जा रही है। तनु अचानक फिर धीरे से सिसकने लगी। उसने मन में सोचा, शायद इसे गहरा सदमा लगा है, इसलिए बेहोशी की भी हालत में भी इसे सपने में वही सब दिखाई दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसने फिर तनु को कस के पकड़ लिया और उसने झल्लाते हुए कहा, लगता है अब तुम्हें पंखे से उल्टा लटकाना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। फिर वह उसे ऐसे ही कसकर पकड़े हुए सोचते सोचते वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तेज प्रताप भी बहुत थका हुआ था और शायद कई दिनों के बाद उसे भी सुकून की नींद आई थी। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। तेज प्रताप की नींद अचानक ही खुली। अब उसे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी। बहुत दिनों के बाद आज ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशानी ही नहीं है। नहीं तो हमेशा वह कभी 3 बजे कभी 2 बजे ऐसे ही उठ जाता था। कभी उसे दादाजी की चिंता होती थी, तो कभी नाना जी की, तो कभी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई परेशानी होती थी, जिससे उसे कभी चैन की नींद नहीं आई। पर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चैन मिल गया हो। वह कब तनु के पास पूरी रात सोता रहा उसे पता ही नहीं चला। उसने ध्यान से तनु के चेहरे की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उसके हाथ उसके चेहरे पर चले गए। उसने धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया और एकटक उसे देखता रहा। जिंदगी का चैन जाने कौन छीन गया, एक बेचैन जिंदगी भी दे गया। जब तेरे करीब आता हूँ मेरे चैन, तो दिल तुझसे दूर जाने का होता है। जब तुझसे दूर जाता हूँ मेरे चैन, तो मेरा दिल जाने क्यों बेचैन हो जाता है। एक अजीब सा एहसास, एक कशिश सी है जो पहले भी कभी थी पर इस तरह ना थी। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही दरवाजा खुला। शिल्पा अंदर आ रही थी। जैसे ही उसने तेज प्रताप और तनु को देखा मैं फौरन मुड़ गई और उसने कहा, ओ सॉरी मैं भूल ही गई थी, ये कमरा तनु का नहीं मेरे भाई का भी है, और मुझे यदि पता होता यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं अंदर बिल्कुल नहीं आती। और वह जाने लगी तो तेज प्रताप ने कहा, अरे ओ नौटंकी, मेरी नटखटिया बहन,
अब ज्यादा बातें मत बना। एक तो रात भर तेरी यह सहेली मुझे परेशान कर रही थी, इसे ना ऐसे ही पकड़कर सुलाना पड़ा। तब ये खुद सोई और मैं भी चैन से सोया, और तू गलत मत समझ, यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा था। उद्धरण चिन्ह। फिर बोलते बोलते उसने तनु को अपने आप से दूर किया, फिर वापस उसे चादर उड़ाकर सुला दिया। वह बिस्तर से उठा, शिल्पा की तरफ आया। तुम्हारी सहेली तो बिल्कुल घोड़े बेच कर सोती है, इसे उठाकर यदि किसी सड़क पर पटक भी आए ना तो भी इसे पता नहीं चलेगा। फिर दोनों हंस दिए। तेज प्रताप ने शिल्पा से कहा, वैसे तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आ टपकी, थोड़ी देर से आते नहीं बना। फिर वह मुस्कुराने लगा। शिल्पा बोली, तो आप अपने असली पॉइंट पर आ ही गए हैं। अब क्या करूं भाई, बहुत दिनों से तुझे परेशान नहीं किया था, सोचा आज ही कर लूं। तनु मैडम तो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोती है, जब तक मैं इस पर एक जग पानी नहीं डाल देती यह नहीं उठने वाली। उठाकर दिखाऊं क्या? तेज प्रताप ने कहा, नहीं अभी उसे सोने दो, वैसे भी वह कई दिनों से परेशान थी। थोड़ा आराम करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो, कल मुझे मैगी से गुजारा करना पड़ा। तुम तो जानती हो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैगी तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे कल तुमने भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, पता है कितनी भूख लगी थी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, सॉरी भाई, कल पता नहीं कैसे भूल गई। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी इसके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। फिर वह मुस्कुरा कर वहां से चली गई। तेज प्रताप ने फोन निकाला और अरुण को फोन किया। अरुण उस समय गहरी नींद में था, वह हॉस्पिटल में मोहित के साथ था। तेज प्रताप का फोन आने से वह हड़बड़ा कर उठा। उसने हड़बड़ा कर पूछा, क्या हुआ सर? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, प्राइवेट जेट रेडी करने के लिए बोल दो, मैं अभी 8 बजे तक पहुंच रहा हूं, मुझे वापस जर्मनी जाना है। तुम यहाँ का सारा कुछ मैनेज कर लेना। तेज प्रताप ने फोन रखा और बैग से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चला गया। खेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी एक अच्छा नोवेल लिखने की। आपसे मिलने वाले कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह।